नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय सिया राम। आज हमारे चैनल अंतरदर्शन के अंतर्गत दादाजी की चौपाल से मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है सोने की परत। दुनिया में हमने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो अक्सर दुनिया वालों के सामने अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, मतलब कि अपनी प्रतिष्ठा और पद की गरिमा को बढ़ाने को तत्पर रहते हैं। ओम प्रकाश और सूरज प्रकाश दोनों के बीच बचपन से ही बहुत गहरी दोस्ती होती है। स्कूल के दिनों से ही दोनों एक साथ उठना बैठना और समय के साथ साथ दोनों ही बड़े हो गए और स्कूल की दहलीज को पार करते हुए कॉलेज में चले गए। अब कॉलेज के परिवेश के विषय में तो सभी लोग जानते हैं कि वहाँ पर सभी लड़के लड़कियाँ किस तरह से खुले वातावरण में एक दूसरे से मिलते हैं तथा और भी बहुत सी बातें होती है जो कहने की ज़रूरत नहीं है। कॉलेज के दिनों में ओम प्रकाश को जहाँ सरिता नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है, तो वहीं सूरज प्रकाश को भी अनिंदिता नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है। यहाँ पर चारित्रिक विशेषता के रूप में सूरज प्रकाश और ओम प्रकाश में भारी अंतर देखने को मिलता है। ओम प्रकाश सरिता के प्यार में इस कदर घुल मिल जाता है कि पूरी दुनियादारी पीछे छूट जाती है, तो भी उसे किसी से कोई मतलब नहीं रहता और सरिता से शादी करके अपना घर बसाने का सपना देखता है। सरिता भी अपने प्रेमी के साथ जीवन बिताने के कस्मे वादों के साथ अपनी प्रेम गाथा को आगे बढ़ाने लगती है। देखते ही देखते कब कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर लिए उन्हें पता ही नहीं चल पाया। अब तो दोनों ही मुश्किल में पड़ गए कि एक साथ पूरा जीवन बिताने की कस्मे वादे तो खूब कर लिए, पर अपने अपने वादों को पूरा कैसे करें। जब तक ओम प्रकाश को कोई नौकरी नहीं मिलती तब तक ओम प्रकाश और सरिता की शादी नहीं हो सकती। अतः किसी भी रूप में ओम प्रकाश का नौकरी मिलने तक सरिता को इंतजार करना होगा। ऐसी परिस्थितियों में दोनों पक्ष राजी हो गए कि किसी भी प्रकार से ओम प्रकाश को कोई भी नौकरी मिल जाए, फिर उसके साथ सरिता की शादी करवा दी जाएगी। परंतु सूरज प्रकाश के साथ ऐसी कोई विपरीत स्थिति नहीं रही। सूरज प्रकाश बहुत अमीर घर से होने के कारण अनिंदिता और सूरज प्रकाश की शादी में कोई अड़चन नहीं आई। ऐसे में दोनों के बीच में कॉलेज में पढ़ाई के दौरान जो प्यार का अफसाना लिखा गया था उसे पूरा करने में कोई परेशानी नहीं हुई और दोनों के परिवार की सहमति से उनकी शादी हो जाती है। परंतु शादी के पश्चात उसे अपनी पत्नी तथा घर से दूर रहने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उसे भी तो नौकरी का जुगाड़ करना होगा ना। वह अपने गांव को छोड़कर शहर में आ गया और वहां पर रहकर नौकरी की तैयारी करने लगा। ऐसे में कभी कभार अपने घर में जाकर रहता है और ज़्यादातर समय शहर में ही बिताता है। सूरज प्रकाश मन में बहुत सी उम्मीदें पाल रखे हैं कि उसे एक अच्छी तथा ऊंचे दर्जे की नौकरी मिलनी चाहिए और उसके लिए वह कोशिश में लगा भी रहता है। इधर उसकी पत्नी अनिंदिता बेचारी अपने ससुराल में रहकर मन ही मन दुखी हो जाती है, यह सोचकर कि कब उसके पति को एक नौकरी मिलेगी और अनिंदिता को अपने साथ में लेकर जाएगा। अनिंदिता अपने ही मन में तरह तरह के सपने देखती रहती है और अपने भविष्य के सुनहरे सपनों के बीच अपने दिन व्यतीत करती रहती है। अनिंदिता मन ही मन सोचती है, अगर मैं भी शहर में रहकर नौकरी करती तो अच्छा होता, कम से कम हम दोनों पति पत्नी एक साथ तो रहते। पर हमारे ससुराल के ऐसे कुछ नियम हैं कि घर की महिलाएं घर की दहलीज को पार नहीं कर सकती। ऐसे में अनिंदिता मन ही मन दुखी होती चली गई। इधर सरिता के घर में
ऐसी कोई पाबंदी न रहने के कारण तथा उसकी शादी न होने के कारण सरिता शहर में जाकर नौकरी की तलाश में जुट जाती है। उसके परिवार तथा ओम प्रकाश के परिवार में भी ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि दोनों को बहुत बढ़िया ढंग की नौकरी मिल जाए या कैसी भी हो। ऐसे में थोड़े ही दिनों में सरिता को एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी मिल जाती है। तो सरिता के सहयोग से वहाँ पर ओम प्रकाश की भी नौकरी लग जाती है और कुछ ही दिनों में दोनों परिवार की सहमति से ओम प्रकाश और सरिता की शादी हो जाती है और दोनों एक ही साथ शहर में रहकर अपने दाम्पत्य जीवन को आगे बढ़ाते हैं। उधर सूरज प्रकाश नौकरी के लिए भटकता रहता है। उसे ऐसी छोटी मोटी नौकरी पसंद नहीं है। एक रोज ओम प्रकाश और सरिता से मुलाकात हुई तो उन्हें तरह तरह की बातों से उलाहना देते हुए सूरज प्रकाश कहने लगा, अरे तुम लोग ऐसी कम पैसे वाली नौकरी में लगे हुए हो, क्या फ़ायदा? इतनी पढ़ाई करने के पश्चात अगर ऐसी नौकरी करनी पड़े तो क्या लाभ? जवाब में ओम प्रकाश बड़ी ही विनम्रता से कहता है, भाई सूरज, तुम तो अमीर तथा जमींदार परिवार से हो। तुम अगर पूरे जीवन भर घर में बैठकर रोटी तोड़ते रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु हमारी परिस्थिति तुम्हारे जैसी नहीं है। हमें तो कोई ना कोई नौकरी चाहिए ही। ऐसे में जो भी मिल जाए उसी से संतोष करना होगा, क्योंकि हम गरीब हैं, ज़्यादा दिनों कर बैठकर नहीं रह सकते। ऐसे में जो भी मिला वही ठीक है। सस्ता और महंगा का हिसाब तो तुम कर सकते हो, पर हम लोग नहीं। इधर तुम अपने जैसे ऊंचे दर्जे की नौकरी के चक्कर में परेशान हो रहे हो तो कोई बात नहीं, तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो। परंतु एक बात है कि अगर तुम्हें शादी के बाद भी वैसे ही अनिंदिता भाभी जी से दूर रहना है तो ऐसी परिस्थिति हमारे जैसे गरीब लोगों के लिए ज़रूर शोभा देती है, पर तुम्हारे जैसे अमीर लोगों को शोभा नहीं देती। तुम्हारे पास तो खूब पैसा है, ऐसे में तुम चाहो तो अनिंदिता भाभी को भी अपने साथ रख सकते हो, फिर क्यों नहीं रखते? सूरज प्रकाश कुछ कहे बगैर चुपचाप रहा। केवल इतना ही कहता है, हाँ भाई, तुम शायद ठीक कह रहे हो। एक रोज ओम प्रकाश छुट्टी के रोज घूमते हुए सूरज प्रकाश के डेरे पर चला गया। उस दिन शहर के स्टेडियम में क्रिकेट का मैच चल रहा था। ऐसे में सूरज प्रकाश ओम प्रकाश को भी साथ में लेकर क्रिकेट के स्टेडियम में चला गया। वहाँ पर उसे ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसे देखकर ओम प्रकाश आश्चर्यचकित हो गया, पर उसने किसी भी विषय पर कोई टिप्पणी नहीं की। वहाँ से घर लौटने पर उसको कहने लगा, अरे सूरज, यह कैसा दृश्य देखा मैंने, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। उधर भाभी अनिंदिता अकेले घर पर रहकर तुम्हारी पत्नी होने पर अपने आप को गर्व अनुभव करती रहती है और तुम्हारा इंतज़ार कर रही है कि कब तुम्हें नौकरी मिले, और तुम हो कि यहाँ पर इन नर्तकियों के साथ इतनी गहनता के साथ मेल मिलाप रखते हो, जानकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। कभी इस बात को सोचा कि अगर भाभी को इसकी खबर मिली तो उसे कितना खराब लगेगा? जवाब में सूरज प्रकाश कहने लगा, अरे यार, हम तो परिवार से दूर रहते हैं, मैं कौन सा इन लड़कियों से रिश्ता जोड़ रहा हूँ। यह तो एक प्रकार का मनोरंजन है। यह जो लड़कियाँ हैं यह भी वैसी ही हैं, जब चाहे जैसे चाहे वैसे ही मोल्ड कर लो, अगर मैं चाहूँ तो उनके साथ। कहते हुए सूरज प्रकाश रुक गया। सूरज प्रकाश की बातें ओम प्रकाश को अच्छी नहीं लगी। वह वहाँ से अपने घर आ गया और अपनी पत्नी सरिता से सारी बातें कहता है। सूरज प्रकाश की एक बात तो मुझे बहुत खराब लगी कि वह सभी से हाथ मिलाते हुए कहता है कि आई एम स्टिल बैचलर, मतलब कि मैं अभी तक कुंवारा हूँ। हालांकि लड़कियाँ भी मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी,
परंतु लड़कियां चाहे कैसी भी हो, उनके साथ सूरज प्रकाश को इस प्रकार की घनिष्ठता बढ़ाने का अर्थ तो मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि अनिंदिता भाभी के जीवन में दुर्दशा के बादल उतर रहे हैं। अगर सूरज प्रकाश इस प्रकार से सभी के बीच में ऐसे मेल जोल बढ़ाकर रखेगा और उनके साथ रहेगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि सूरज उन सबके बीच में एक अलग दुनिया बसाने के प्रयास में रहता हो और तभी सभी के सामने अपने आप को बैचलर के रूप में पेश करता है। तो कल को ऐसा ना हो कि अपने रास्ते से पूरी तरह से भटक जाए, क्योंकि वह पैसे वाला है और अक्सर पैसे वालों के घर में ऐसे विकल्प देखे गए हैं। यह लोग एक के बजाय बहुलता में विश्वास रखते हैं। नौकरी का तो क्या कहें, अगर वह अपने जीवन पथ पर यूं ही परियों की मंडली से घिरा रहेगा तो नौकरी हाथ लगने की बजाय अपनी उम्र को ही पार कर बैठेगा, पर नौकरी हासिल नहीं होगी। हम लोग जैसे कि छोटी मोटी नौकरी से अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं, ऐसा भी तो नहीं है उसके मन में। वार्तालाप के बीच में सरिता कहती है, ऐसा ना हो कि कल को उनके साथ कोई और अनहोनी हो जाए, जैसा कि अक्सर ऐसे लोगों के साथ होता है, क्योंकि जिन परियों के संग वह रहता है, जिनके रंग में वह रंगे हुए हैं, यह लोग अच्छे नहीं हैं। ऐसे में कल को सूरज भैया के साथ साथ अनिंदिता भाभी किसी भी रूप में किसी गलत बीमारी का शिकार ना हो जाए। हमें तो अनिंदिता को सावधान कर देना चाहिए, ताकि उसके घर वाले उसे नौकरी करने के बजाय घर में रहकर जमींदारी की देखभाल करने के काम के लिए प्रोत्साहित करें और अनिंदिता भाभी कल को होने वाले किसी बड़ी दुर्घटना से समय रहते बच जाए। सरिता की बातों से ओम प्रकाश सहमत होता है, पर मन में शंका जाहिर करते हुए कहने लगा, परंतु एक बात है कि अगर सूरज प्रकाश को पता लगा कि हम लोगों ने अनिंदिता से शिकायत की है तो वह खफा हो जाएगा। जवाब में संवेदना जताते हुए सरिता कहती है, कोई बात नहीं, एक सच्चे दोस्त के नाते हमें हमारे कर्तव्य से दूर नहीं होना चाहिए। चाहे भविष्य में परिणाम कुछ भी हो, किसी की अच्छाई के लिए हमें तकलीफ तो उठानी ही होगी। चाहे सूरज भैया हमारे ऊपर गुस्सा करें, परंतु ईश्वर के दरबार में तो हमारा नाम नेकी करने वालों के रूप में लिखा जाएगा। तुम चिंता मत करो, मैं भाभी को सारा कुछ तसल्ली से समझा दूंगी, ताकि समय रहते कोई सही समाधान खोज सके। जब तक सरिता गांव में गई और अनिंदिता से मिलती है, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है। अनिंदिता अपने बच्चे की माँ बनने वाली है। जिस खबर को जानकर सरिता के मन में एक तरफ जहाँ खुशी होती है, वहीं उसके मन में बहुत सी शंकाएं जन्म लेने लगती है। परंतु सरिता ने ठान लिया कि अनिंदिता तथा उसके बच्चे को संभावित खतरे से आगाह करना उसका केवल कर्तव्य ही नहीं है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो भगवान भी उस पर नाराज हो जाएंगे। ऐसे में सरिता सारी बातें खुलकर अनिंदिता को कहने लगती है। सरिता से सभी बातें सुनकर अनिंदिता एकाएक बहुत भावुक हो गई और मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, तुम मेरी यह कैसी परीक्षा ले रहे हो। एक तरफ जहाँ मैं दिन रात अपने पति की न केवल मंगल कामना करती हूँ, वहीं उनके बच्चे की माँ बनने की खुशियों में मैं ना जाने कैसे कैसे सपने देखती हूँ। अब मुझे यह कैसी परीक्षा में डाल दिया है। कुछ दिन बीत गए कि एक रोज़ अनिंदिता अपने डॉक्टर को सारी बातें खुलकर कहने पर डॉक्टर ने उसके सभी प्रकार की जांचें करवाकर किसी निष्कर्ष में पहुंचना चाहती है कि अनिंदिता तथा उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को किसी प्रकार का संकट तो नहीं है ना। ऐसे में जांच करवाने के पश्चात डॉक्टर साहब कहने लगे, अब तक तो सारी जांचों की रिपोर्ट सही आई है, परंतु आपको बीच बीच में चेकअप करवाने को आना होगा।
ताकि संभावित किसी खतरे से आपको तथा आपके बच्चे को बचाया जा सके, तथा आपके पति घर में आने पर हमारे पास भेज दीजिएगा ताकि हम किसी भी बहाने उनकी भी जांच करके देखेंगे कि उनकी परिस्थिति कैसी है। अनिंदिता एक तरफ जहां अपने बच्चे को लेकर निश्चिंत हो गई, वहीं अपने पति सूरज प्रकाश के भविष्य को लेकर मन ही मन सोचने लगती है। ऐसे में उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे तथा बहुत सी दुविधाओं में दिन बीतने लगा। ऐसे में कुछ दिनों के पश्चात जब सूरज प्रकाश घर पहुंचा तो अनिंदिता अपने पति को बड़े ही नाटकीय ढंग से कहने लगी कि हमें बड़े दिन हो गए हैं डॉक्टर के पास नहीं गए, हमें बीच बीच में डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। ऐसे में मेरा कहना है कि आप हमें डॉक्टर के पास ले चलिए ताकि डॉक्टर की सलाह पर ही हमारे बच्चे का जन्म हो। ऐसे में सूरज प्रकाश खुशी खुशी अपनी पत्नी अनिंदिता को लेकर डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर साहब अनिंदिता को चेक करते हुए तथा पति पत्नी दोनों को ही बहुत सी जांचें करवाने को लिखते हैं। खून की जांच करवाने के पश्चात सूरज प्रकाश की रिपोर्ट बहुत ही दुखदायक रही, जिसे देखकर डॉक्टर साहब बड़े ही आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, मिस्टर सूरज, आपके ब्लड रिपोर्ट में एक विशेष रोग का संकेत दिखाई देता है जो बहुत ही भयानक है। आपको HIV पॉजिटिव हो गया है। आपको अपने पारिवारिक जीवन में बहुत सी सावधानियां बरतनी होगी। साथ में आपको मैं अस्पताल का एड्रेस देती हूं, जहां पर जाकर आप अपना इलाज करवाना शुरू कीजिए ताकि आप जल्द से जल्द ठीक हो सकें और पूर्ण रूप से एक साधारण जीवन व्यतीत कर सकें। मैं अस्पताल में फ़ोन करके आपका रजिस्ट्रेशन करवा देती हूँ। सूरज प्रकाश दुविधा में पड़ गया। ऐसे में पत्नी अनिंदिता उसे पूछने लगी, आपको ऐसी बीमारी कैसे लगी? मैंने तो सुना है कि गलत जगह पर जाने से ही ऐसी बीमारी होती है। कहीं आपने ऐसा तो नहीं किया है कि सूरज अपनी पत्नी की बातों का जवाब दिए बगैर चुपचाप रहता है और मन ही मन सोचने लगा, अनिंदिता का कहना तो सही है, पर मैं यह बात अपने से कैसे बताऊं? और यह स्वाभाविक है कि अनिंदिता का मुझ पर शक करना भी जायज़ है। अब जो भी है, चाहे वह कुछ भी समझे, पर सच्चाई तो यह है कि अब मेरे ही कारण न केवल मुझे, हो सकता है कि कल को मेरी पत्नी, यहाँ तक कि मेरे बच्चे पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में अब तो इलाज ही एकमात्र तरीका है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं सोच सकते। सूरज प्रकाश मन ही मन सोचने लगा, अब जो भी है यह बात किसी और को भी कहने लायक नहीं है। जैसा भी हो, हमें इसका प्रायश्चित करना होगा। परंतु एक तरफ से देखा जाए तो मेरे ही कारण अनिंदिता को भी बहुत सी सज़ा भुगतनी पड़ रही है, जो कहें तो अनुचित है। पर अब तो पीछे मुड़कर देखने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, केवल इलाज कराते हुए आगे बढ़ते जाना होगा। अनिंदिता अपने ही मन में सोचने लगी, भला मैं अपने पति को कुछ कहकर भी क्या करूं? यह पढ़े लिखे हैं तथा समझदार भी हैं। डॉक्टर साहब भी उन्हें सब कुछ समझा दिए हैं। ऐसे में हमें कुछ दिनों के लिए संयम बरतना होगा ताकि हमारे बच्चों पर भी गलत असर ना पड़े। डॉक्टर साहब ने यहाँ तक भी कह दिया है कि अगर हम लोग अपने आप में संयम नहीं बरतेंगे तो हमारे बच्चे के लिए भी नुकसानदायक होगा, जो किसी के लिए भी बर्दाश्त के बाहर होगा। ऐसे में हमें सावधानी बरतनी होगी, पर मुझसे ज़्यादा तो मेरे पति को ही यह बात समझनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में उसे ऐसी संगत से दूर रहना चाहिए था। बहुत से लोग अपने परिवार को छोड़कर
शहर में अकेले रहते हैं। वे लोग भी संयम तथा विश्वास के साथ जीवन जी रहे हैं। अगर ऐसा ना होता तो लोगों का दाम्पत्य जीवन बिखर जाता। ऐसे में हम सभी को धीरज रखना होगा। अब तो जो हो गया तो सो हो गया। इस बात पर आपस में कलह करने की बजाय मुझे उन्हें समझाना होगा तथा उनकी उचित चिकित्सा का ख्याल रखना होगा। हमें ऐसी नौकरी की आवश्यकता नहीं है जो हमारे जीवन को तबाह कर डाले। हमारे पास जमींदारी है जो काफ़ी है। ऐसे में हमें ज़्यादा लालच करने की क्या आवश्यकता है। ऐसे तो मेरी कोई चाहत नहीं थी कि सूरज नौकरी करे, पर उनकी महत्वाकांक्षा ही हमें आज ऐसे मुहाने पर पहुंचा दी जो सतत गलत है। अनिंदिता अपने पति सूरज को कुछ कहे बगैर केवल चुपचाप गुमसुम सी रहती है, पर सूरज मन ही मन सोचने लगा तथा ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे भगवान, अब जो हो गया है उस पर मुझे क्षमा कर दो और मेरे किए की सज़ा मेरे परिवार को मत देना। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा ताकि हमारा परिवार सुरक्षित रहे। अनिंदिता भी सदा ईश्वर से यही प्रार्थना करती रहती है। धन्यवाद।